ईरान में ऑपरेशन के नाम पर अमेरिका ने खर्च किए 203 अरब। फिर क्यों नहीं हो पाया खामेनी का तख्ता पलट? जानेंगे असली कारण क्या है। अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिका के भीतर ही आग, मिनेसोटा में आईसीई के खिलाफ बवाल, ट्रंप ने सदियों पुराने कानून से सैनिक उतारने की दी चेतावनी। और इसी के साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान में 152 सांसद विधायक की मेंबरशिप सस्पेंड, संपत्ति का ब्यौरा न देने पर कार्रवाई। और साथ में दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 5 साल की जेल। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान में खामेनी सरकार के तख्ता पलट के प्रयास में एक बार फिर अमेरिका को झटका लगा है। खाड़ी देशों के विरोध और ईरान में विपक्ष के ना होने की वजह से ट्रंप प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका को ईरान में सरकार बदलने की कोशिशों में असफलता मिली। 1979 के बाद अमेरिका ने ईरान पर कंट्रोल करने के लिए कई मौकों पर पर्दे के पीछे से अभियान चलाए, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस बार अमेरिका के लिए यह इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि अमेरिका ने इस बार ईरान की घेराबंदी के लिए अरबों रुपए पानी की तरह बहाया था। अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को घेरने के लिए साल 2023 से साल 2025 तक अमेरिका ने 203 अरब रुपए खर्च किए। लिंडा जे बिलमेस ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हवाले से एक रिपोर्ट की है। इसमें कहा गया है कि अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक ईरान में सैन्य ऑपरेशन के नाम पर 2.25 बिलियन डॉलर यानी 203 अरब रुपए अमेरिका ने खर्च किए। इसी अभियान के तहत ईरान पर जून 2025 में 3 बम भी गिराया गया, लेकिन अमेरिका को कोई सफलता नहीं मिल पाई। अमेरिका ने इसके अलावा ईरान में CIA ऑपरेशन पर कितना खर्च किया है, इसका कोई आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है। अमेरिका के स्वतंत्र पत्रकार एथन लेविन्स के दावे के मुताबिक खामेनी को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका अब तक 4,500 अरब रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। सबसे बड़ा सवाल, खामेनी अब भी पावरफुल क्यों है? नंबर 1, ईरान में खामेनी सुप्रीम लीडर तो है, लेकिन सभी शक्ति उन्हीं के पास नहीं है। ईरान में आर्थिक और विकास मामलों की देखरेख के लिए राष्ट्रपति का पद बनाया गया है। राष्ट्रपति स्वतंत्र होकर इन मामलों में अपना फैसला ले सकते हैं। इसी वजह से ईरान में आम नागरिकों के रडार पर सीधे खामेनी नहीं आते हैं। नंबर 2, ईरानी नागरिकों की नजर में अमेरिका एक अविश्वसनीय मुल्क है, यानी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल 2025 में ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था, लेकिन 2018 में बिना कारण बताए अमेरिका ने इसे रद्द कर दिया। दिलचस्प बात है कि 2015 में सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने इसको लेकर ईरान सरकार को आगाह किया था। नंबर 3, ईरान में खामेनी के बाद कौन? इस सवाल का हल किसी के पास नहीं है। ईरान में विपक्ष बिखरा हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने हाल ही में एक रिपोर्ट व्हाइट हाउस को सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि ईरान में लोग सरकार से नाराज तो है, लेकिन विरोध में इतनी ऊर्जा नहीं है कि सरकार बदल सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अब ईरान में नहीं बल्कि अमेरिका में बवाल देखने को मिल रहा है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो मिनेसोटा में अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने के लिए सदियों पुराने कानून का सहारा ले सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर मिनेसोटा के भ्रष्ट राजनेता कानून का पालन नहीं करते और विद्रोहियों को ICE पर हमला करने से नहीं रोकते तो मैं विद्रोह अधिनियम लागू करूंगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मिनेसोटा में ICE एजेंट के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल विद्रोह अधिनियम पहली बार 1792 में पारित हुआ और 1871 में संशोधित किया गया। ये कानून राष्ट्रपति को सैन्य बलों को तैनात करने की अनुमति देता है ताकि विद्रोह या अशांति को कंट्रोल किया जा सके। ट्रंप का यह बयान मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी ICE एजेंटों की बड़ी मौजूदगी और 2 फायरिंग घटनाओं के बाद सामने आया है। पहली घटना में एक ICE एजेंट ने अमेरिकी नागरिक रेनी गुड को गोली मार दी थी, जबकि दूसरी में एक वेनेजुएलाई नागरिक घायल हुआ। ट्रंप पिछले कई हफ्तों से मिनेसोटा के डेमोक्रेट नेताओं से नाराज है। उन्होंने राज्य में रहने वाले सोमाली मूल के लोगों को कचरा बताते हुए देश से बाहर फेंकने जैसी टिप्पणी भी की। ट्रंप प्रशासन पहले ही
मिनियापोलिस इलाके में करीब 3000 अधिकारियों को तैनात कर चुका है, जो हथियारों के साथ सैन्य जैसी वर्दी और मास्क पहनकर गश्त कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में सत्ता संभालने के बाद बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी और डिपोटेशन की सख्त मुहिम शुरू की है। ये एजेंट हजारों लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। स्थानीय लोग इसे नस्लीय भेदभाव और आतंक मान रहे हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ दिन रात विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय लोग सीटी बजा रहे हैं, ढोल टैम्बरीन पीट रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। बुधवार रात उस इलाके में बड़ी भीड़ जमा हुई जहां वेनेजुएलाई नागरिक को गोली लगी थी। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रेनेड छोड़े और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इन घटनाओं के बाद ट्रंप प्रशासन और मिनेसोटा के नेता एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ट्रंप पहले भी डेमोक्रेट शासित शहरों में नेशनल गार्ड को फेडरल कंट्रोल में लेकर इमिग्रेशन कानून लागू करवा चुके हैं। लॉस एंजलिस में की गई ऐसी ही कार्रवाई को एक जज ने दिसंबर में असंवैधानिक बताया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा समय पर जमा न करने पर 152 सांसदों और विधायकों की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी। इनमें नेशनल असेंबली, सीनेट और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य शामिल हैं। ये जानकारी अखबार डॉन की रिपोर्ट में दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन सदस्यों की सदस्यता सस्पेंड की गई है वो तुरंत प्रभाव से अपने पद पर काम नहीं कर पाएंगे जब तक वो अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण जमा नहीं करते, तब तक वो सदस्य के रूप में काम नहीं कर सकेंगे। डॉन के मुताबिक चुनाव आयोग ने गुरुवार को सांसदों को याद दिलाया था कि वो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने जीवन साथी और आश्रित बच्चों की संपत्ति और देनदारियों की जानकारी जमा करें। आयोग ने चेतावनी दी थी कि जो लोग 15 जनवरी तक ये जानकारी नहीं देंगे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड किए गए नेशनल असेंबली के सदस्यों में सैयद अली मूसा गिलानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मोहम्मद अख्तर मेंगल शामिल है। इसके अलावा सीनेट के 9 सदस्यों की सदस्यता भी निलंबित की गई है, जिनमें मुसादिक मलिक का नाम भी है। इस लिस्ट में पंजाब विधानसभा के 50, सिंध विधानसभा के 33, खैबर पुख्तनख्वा विधानसभा के 28 और बलूचिस्तान विधानसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। डॉन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले साल भी संपत्ति का विवरण जमा न करने पर 139 सांसदों की सदस्यता सस्पेंड की गई थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। उन्होंने दिसंबर 2024 में पद पर रहते हुए देश भर में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी। अदालत ने इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल माना। जज ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि यून ने देश को राजनीतिक संकट में डाल दिया था। बीबीसी के मुताबिक यून के लगभग 100 समर्थक शुक्रवार को अदालत के बाहर बड़ी स्क्रीन पर कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए जमा हुए थे। उनमें से कुछ ने लाल बैनर पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था, यून फिर से, कोरिया को फिर से महान बनाओ। रिपोर्ट के मुताबिक यून ने कुछ दिनों पहले खुद को अपने घर पर बंद कर लिया था। उन्होंने घर के सामने कई गार्ड्स की तैनाती कर दी थी, जिससे मामले की जांच करने वाले अधिकारी अंदर ना आ पाए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें किसी तरह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यून के खिलाफ कई मामलों में केस चल रहा है। इनमें सबसे गंभीर आरोप विद्रोह का है। कोर्ट में उनके खिलाफ केस दायर करने वालों ने मांग की है कि यून को मौत की सजा दी जाए। अब कोर्ट इस मामले पर फरवरी में अगला फैसला सुनाएगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।